हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स वंस अगेन। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 मॉर्निंग शिफ्ट सीएसआर नेट लाइफ साइंस का पेपर, जो कि बहुत इजी था, कंसिडरेबल था। इसके बाद हम लोग इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक शॉर्ट टॉपिक्स ऑफ सीएसआर नेट लाइफ साइंस का अप्रॉक्स 30 वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने मेजर वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है जो हर बार रिपीट होते हैं, हर बार उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके साथ-साथ मैंने कुछ स्ट्रैटेजी जो हमें 2 महीने में फॉलो करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, वो भी शेयर किया है अपने चैनल पे। तो आप लोग उन उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो सीएसआर नेट लाइसेंस से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल। ठीक है? और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन के साथ। तो मैंने इस वाले वीडियो में ये कुछ पार्ट्स में क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ कंटेंट डालना इट इज मोर डिफिकल्ट। तो मैं कुछ 7-8 क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगी, उसके साथ साथ कुछ पार्ट्स में मैं सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है गिवन बिलो आर वेरियस प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड देयर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। प्लांट प्रोडक्ट्स के नाम दे रखे हैं और उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके ऐसे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स के नाम है और यहाँ इसके बेसिक यूनिट, मतलब कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे आप, अगर ये जो क्वेश्चन है वो प्लांट फिजियोलॉजी से लिया गया है, अगर आपको बेसिक बेसिक बोलते हैं ना जिसे, बेसिक भी पता होगा तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले इसके बारे में कुछ कुछ बता दूं। सबसे पहले जो टर्पीन्स होते हैं, अ, जो सॉरी 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 सॉरी, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, सॉरी। हाँ, जो हमारा जो हमारा टर्पीन्स होता है, टर्पीन्स वाला जो ग्रुप होता है, उसके पास सिर्फ हाइड्रोकार्बन होते हैं, ओनली हाइड्रोकार्बन। मतलब सिर्फ 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 हाइड्रोकार्बन से बना होता है वो। ठीक है? कोई ओएच ग्रुप नहीं है, कोई एरोमेटिक ग्रुप नहीं है, उसे हम टर्पीन्स बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा फिनोलिक्स। फिनोलिक्स का कैसा स्ट्रक्चर रहेगा? फिनोलिक्स के पास एक तो एरोमेटिक रिंग होती है, उसके साथ साथ एक ओएच ग्रुप होता है। एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी और एक ओएच ग्रुप प्रेजेंट होगा इसके साथ साथ, उसको बोलते हैं हम लोग फिनोलिक्स। उसके साथ अगर हम टर्पीन्स की बात करें, टर्पिनॉइड्स की बात करें, क्योंकि टर्पीन्स की बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये मेनली होता है ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन को टर्पिनॉइड बोलते हैं। अगर एल्कोलॉइड्स की बात करें मेनली, तो ये एन कंटेनिंग बेसिक कार्बन कंपाउंड है। मतलब इसके पास एन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है? तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है ये मेनली। और उसके बाद मैं बात करूं अगर ग्लाइकोसाइड्स की, अगर मैं ग्लाइकोसाइड्स की बात करूंगी, तो इसका क्या होता है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट मोइटी होती है, कार्बोहाइड्रेट की मोइटी होती है, वो मेनली, जस्ट अ सेकेंड, वो मेनली नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी के साथ अटैच रहता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ अटैच रहता है, इसके पास रहेगा ओएच ग्रुप। ठीक है? तो आप इतना समझ गए हैं अगर, तो आराम से इस क्वेश्चन का बेस था। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर अगर सबके आपको मालूम है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को करके लेके जाएंगे।
सो सबसे पहले देख लेते हैं फिनोलिक्स। फिनोलिक्स का क्या मेन मैंने फीचर्स बताया कि इसके पास एरोमेटिक रिंग होगी प्लस OH ग्रुप होगा। तो फर्स्ट का हो गया फोर्थ, तो फर्स्ट का फोर्थ, तो सेकंड यहाँ से कट हो गया और थर्ड भी यहाँ से कट हो गया। अब दो बच के हमारे पास। एल्कलॉइड की बात करें तो मैंने क्या बताया कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है ये। तो बी का क्या आएगा, बी का आएगा थर्ड, बी का आएगा थर्ड, तो बी का थर्ड, बी का थर्ड, तो मतलब यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाता है। और भी अगर आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, जैसे टर्पिनॉइड 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। और ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक में मैंने क्या बताया, ग्लूकोज यूनिट अटैच्ड बाय द ओ बीटा डी ग्लाइकोसाइल लिंकेज। इसके साथ मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉइटी से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ा रहता है। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In a population that is Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of recessive homozygote genotype of trait Q is 0.04। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि ये क्वेश्चन जो है हमारा इकोलॉजी पार्ट से लिया गया है, और मेनली जो है हमें रिसेसिव वाले का, मान लीजिए मुझे क्यू वाले का पता है, मतलब क्यू वाले का मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, क्या है 0.04, तो मैं क्यू का निकाल लूंगी सिर्फ 0.2, 0.2 आ गया। तो यहाँ से मैं अपना P निकाल लेती हूँ, 1 माइनस 0.2, तो हम मेरा क्या आ जाएगा, ये 0.8, तो ये मेरा P आ गया। उसके बाद ये इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर ए डोमिनेंट एलील। तो डोमिनेंट एलील कौन सा है हमारा, P हमारा डोमिनेंट एलील है, और P का इन्होंने परसेंटेज पूछा है। पहले हम P निकाल लें, तो जब हमारा 0.8 पता चल गया, तो 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64, और इन्होंने परसेंटेज में पूछा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 64% जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट इज रैन जीटीपी लेवल इज हायर इन न्यूक्लियस देन द साइटोप्लाज्म। तो इसका हम लोग बेसिक एक पता कर लेते हैं कैसे कैसे क्या रहता है। ये मान लीजिए साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है अंदर का, ठीक है। तो यहाँ यहाँ जो होता है, अब ये जो इम्पोर्टिन है ना, इम्पोर्टिन इम्पोर्टिन का और एक्सपोर्टिन, एक्सपोर्टिन, ये दो ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, ठीक है। एक्सपोर्टिन बाहर ले जाने का काम करेगा और इम्पोर्टेंट अंदर लेके आने का काम करता है। और ये कब करता है, जब जो मॉलिक्यूल है, जो प्रोटीन है, वो हायर मॉलिक्यूलर वेट का है, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन को अंदर बाहर ले जाने का काम करता है ये। देख लेते हैं हम लोग। तो रैन, यहाँ पे क्या रहता है, पहले जीटीपी अटैच रहता है, ठीक है। तो रैन जीटीपी, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे रैन जीटीपी रहेगा, और यहाँ पे रहेगा रैन जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि रैन जीटीपी जो है हाइयर है न्यूक्लियस में, और रैन जीडीपी जो है वो हाइयर है साइटोप्लाज्म में। उसके साथ साथ मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि जो NTF2 जो होता है वो मेनली NLS को रिकॉग्नाइज करता है, जो प्रोटीन के ऊपर है। मान लीजिए प्रोटीन है, तो कोई भी जो इसको रिकॉग्नाइज करने आएगा, NLS सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको लेके जाएगा। तो ये मेनली जो होता है NTF2, ये मेनली न्यूक्लियस के अंदर लेके आने का काम करता है, न्यूक्लियस के अंदर लेके आने का काम करेगा। तो इसका जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे ज्यादा होगा, ये साइटोप्लाज्म में लेके आने जाने का काम नहीं करता, ये न्यूक्लियस के अंदर लेके जाने का काम करता है। और ये मेनली रिकॉग्निशन करता है न्यूक्लियर लोकेलाइजेशन सिग्नल का, जो कि एक प्रोटीन पे प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो उसको अंदर लेके जा सके, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको जनरल चीजें बता दी इसके बारे में।
तो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं। रैन जीटीपी लेवल आर हाइयर इन न्यूक्लियस, जीटीपी हाइयर होता है न्यूक्लियस में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कंटेन ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए तो आएगा, तो यहाँ से ए नहीं है तो ये गलत हो गया। न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर कैन शटल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, NIR, NIR जो होता है वो दोनों में शटल करता है, ये भी बात ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है यहाँ से। NTF2 ट्रांसपोर्ट रैन जीटीपी टू द साइटोसोल, यहाँ पे ये बात जो है ये गलत हो गई है, ये न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है, ना कि साइटोसोल में लेके जाता है, तो यहाँ से ये चीजें गलत हो गई, तो सी ऑप्शन तो होगा नहीं, सी यहाँ से नहीं आएगा, सी यहाँ भी था, सी यहाँ पे भी है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन थ्री हमारा सही हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ mRNA इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रैन, ये बात भी सही है कहीं ना कहीं तक, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है mRNA का वो सिर्फ रैन पे नहीं डिपेंडेंट है, बहुत सारे सिग्नल सीक्वेंस पे, बहुत सारे ATP पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। लास्ट ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, tRNA एंड miRNA एक्सपोर्ट इज mediated बाय एक्सपोर्टिन, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन, इनका काम होता है बड़े मॉलिक्यूल को बाहर और अंदर ले जाना, जो 100 kb से और 150 kb से बड़ा प्रोटीन होता है उसको, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से सही हो जाता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होता है यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A group of transposable element described as retro element encompasses P element in Drosophila, लाइन बट नॉट साइन इन ह्यूमन, पहली चीज पी एलिमेंट इन ड्रोसोफिला है, यू रेट्रो एलिमेंट नहीं है, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा इसका। कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला, ये बात बिल्कुल सही है, साइंस बट नॉट लाइंस इन ह्यूमन, लाइन और साइन दोनों ही रेट्रो एलिमेंट कहलाते हैं। कोपिया इन ड्रोसोफिला, लाइन एज वेल एज साइन इन ह्यूमन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ से। पी एलिमेंट ईपी एलिमेंट बोल दिया, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है हमारा, आप बोल सकते हैं कि बॉटनी से पूछा गया है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं ये सब क्वेश्चंस। देखिए किसी को सब कुछ नहीं मालूम होता, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आपको पता नहीं है पहले से, तो आप लोग एक नोटबुक बनाइए, उसमें जो चीजें मेमोराइज करनी है आपको, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, और यही क्वेश्चन नहीं, आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे डिजीज और उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म पूछ लेते हैं हर बार, तो आप इसका एक नोट्स बना लीजिए ना, 2 पेज का नोट्स बना लीजिए, उसमें सारे डिजीज और सारे ऑर्गेनिज्म लिख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा वो, है ना, इस तरीके का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो हमें कुछ इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें हमें खुद ही मैनेज करनी है। लेकिन जब हम कोचिंग लेते हैं कहीं से, तो वो चीज, वो तो सारा वो खिचड़ी बना रहे हैं और हमें खिला रहे हैं, तब हमें कुछ नहीं करना है, जो जितना वो खिलाते जा रहे हैं वो खाते जाइए, बस उसके रिवाइज करते जाइए, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो वो खिला रहे हैं उसको रिवाइज करिए। बट जो जब हम खुद प्रिपेयर करते हैं किसी चीज के लिए, तो हमें टीचर भी खुद बनना पड़ता है, स्टूडेंट भी खुद बनना पड़ता है, सब कुछ हमें खुद ही फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी लगाइए, चीजें कैसे की जा सकती हैं, क्योंकि उतने ही कम टाइम में आपको जो कोचिंग ले रहे हैं उनका मुकाबला करना है, तो आप अपने तरीके से चीजें करिए जैसे आपको कंफर्टेबल हो, और जैसे लगता है कि मतलब श्योर ही हो जाए कि मेरा तो एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाएगा, ऐसा हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी भी बताती हूँ, जैसे मेरा तो ऐसा हाल था कि मैं तो नोट डाउन करती थी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने अब डेव बायो पढ़ ली मान लीजिए, है ना, तो डेव बायो पढ़ने के बाद तो मैं तो पूरा पढ़ने के बाद ये सोचती थी कि चलिए, बोलते हैं ना 6 to 7 क्वेश्चन हर यूनिट से आते हैं, तो अगर मुझे कुछ नहीं भी आता हुआ तो मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। मॉल बायो से पढ़ा है मैंने, तो उसके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। मैं ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस गिनती थी कि इतने इतने क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व कर लिए तो मेरे इतने मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जब हम किसी चीज के लिए बहुत डरे होते हैं, और या बहुत हम मतलब शिद्दत से चाहते हैं उसको कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग हर पैंतरा लगाते हैं उस चीज को करने के लिए। तो आप लोग भी स्ट्रैटेजी लगाइए, कैसे इतने कम से टाइम में हम लोग चीजों को, सारी चीजें कवर कर लें।
है ना, और सारी चीजें कवर भी नहीं करनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड चीजें कवर करनी है। जैसे है ना, जो यूनिट हम छोड़ भी रहे हैं, लेकिन उस यूनिट का हम कुछ ऐसा पोर्शंस जो हर बार रिपीट हो रहे हैं उसको ना छोड़े, ये हमारा स्ट्रैटेजी होता है ना। ऑलरेडी भी मैंने ये अपने चैनल पे बहुत स्ट्रैटेजी वीडियो ला दी है, आप लोग उसको देखिए, मैंने अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया है। तो आप लोग वो देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि थोड़ा कम या ज्यादा सबका ही एक ही तरीका होता है चीजों को करने का। तो आप लोग, आई होप दैट हेल्प्स यू। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको, अगर मेरे से पूछना हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कोई मतलब इशू नहीं है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइज। कोई भी चीज आसान नहीं होती वैसे भी, एज आई एम टेकिंग दिस क्लास आफ्टर कमिंग फ्रॉम लैब, तो मेरे लिए भी मुश्किल है सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, आप लोगों के लिए पीपीटी प्रिपेयर करना, क्वेश्चंस ढूंढना, क्वेश्चंस तैयार करना, ये सब मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, बट आई ट्राई टू मैनेज ऑल द थिंग्स फॉर यू। तो आप भी मैनेज करिए, हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड इन राइस इन कॉलम एक्स। कॉलम एक्स में हमें जो राइस में डिजीज कॉज हो रही है उसके बारे में दिया हुआ है, और कौन कॉज कर रहा है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है, उसका भी दे रखा है कॉलम वाई में। तो हम लोग देख लेते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट जो होता है वो ज़ैंथोमोनास ओराइजा से कॉज होता है, तो पहले का आएगा थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, तो यहाँ से ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, है ना। दो ऑप्शन बचे हमारे पास। उसके साथ साथ हम अगर देख रहे हैं कि डाउनी मिल्ड्यू अगर हमें पता हो, तो ये ओमाइसिटीज का जो एक मेंबर होता है स्क्लेरोस्पोरा, उससे कॉज होता है। तो अगर हमें इस वाले को देख के नहीं पता चले, इसमें नहीं दिख रहा कुछ ऐसा, तो हो सकता है मेंबर ओमाइसिटीज का कोई और दे रखा हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि जो ग्रेन रोट है, ग्रेन रोट बरखोल्डेरिया से कॉज होता है, ग्लूमैक। तो यहाँ से ग्रेन रोट का आ जाएगा फिफ्थ, तो बी का हो गया हमारा फिफ्थ, तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। उसके साथ साथ ही हम सारे और देख लेते हैं। शीत ब्लाइट, शीत ब्लाइट मेनली कॉज होता है राइजोक्टोनिया से, तो इसका आ जाएगा सेकेंड। लीफ स्मट, लीफ स्मट इज एंटीलोमा, एंटीलोमा अराइजा से कॉज होता है, डी का आएगा फर्स्ट, तो डी का हो गया फर्स्ट, और ई का एक ही बच गया फोर्थ। तो ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए ताकि अगली बार आए तो आप लोग सॉल्व कर सके। यहाँ पे उसी का करेक्ट मैच है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टेबल बिलो लिस्ट द टाइप ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स एंड देयर इन्वायरमेंट दैट दे आर अडेप्टेड टू। लिस्ट वन और लिस्ट टू दे रखा है, एक्सट्रीमोफाइल्स टाइप दे रखा है, और इन्वायरमेंट दे रखा है। तो जो ये तो बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन जो वो लोग पूछ सकते थे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो देख लेते हैं हम लोग भी कि किसका क्या आंसर हो सकता है। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल इज, सबको पता होगा, सैलिनिटी के लिए बोलते हैं। ई इज फर्स्ट, हाई सैलिनिटी, ई इज फर्स्ट, ई फर्स्ट, इन तीनों में ई फर्स्ट है, तो पहला ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। हाइपर थर्मोफाइल्स, हाई टेम्परेचर, हाइपर, है ना, हाई टेम्परेचर, तो बी का आ गया फोर, तो यहाँ पे बी का हो गया फोर, बी का फोर एक में ही है, तो हमारा ऑप्शन तो यहाँ से निकल गया है। बट फिर भी हम लोगों को सारे ही पता होने चाहिए, कि अगर अगली बार आया कुछ और भी टर्म आया तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सके। जैसे कि साइक्रोफाइल होता है एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर के लिए, ठीक है। उसके बाद अल्काइलोफाइल्स जो होता है वो अल्कलीन, उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हाई अल्कलीन इन्वायरमेंट के लिए होता है। हाइपर प्लेजियोफाइल जो होता है हाई प्रेशर के लिए होता है। तो आप लोग ये अगर आपको नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लेना, बट पता होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेबल बिलो शो द बर्ड स्पीशीज एंड देयर अबंडेंस इन थ्री हैबिट्स PQR, ठीक है। विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन बिलो, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन गेट में भी पूछे जाते हैं, डीबीटी में भी पूछे जाते हैं, और CSIR में भी पूछे जाते हैं। डाइवर्सिटी पे अगर इकोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है तो डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो इस वाले टॉपिक को आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहूंगी कि रिचनेस क्या होता है। रिचनेस होता है नंबर ऑफ स्पीशीज इन ए कम्युनिटी। कितना स्पीशीज है एक कम्युनिटी में, कितने स्पीशीज है, उसकी रिचनेस हो गई। ठीक है। और कि मतलब एक कम्युनिटी उसमें 10 स्पीशीज है, एक कम्युनिटी उसमें 20 स्पीशीज है, तो रिचनेस किसकी ज्यादा होगी, जिसमें 20 स्पीशीज है ना। नंबर ऑफ स्पीशीज अगर ज्यादा है तो अगर वो हम रिचनेस बोलते हैं। और इवेननेस कब बोलेंगे, इवेननेस तब बोलते हैं जब रिलेटिव जो वो है अबेंडेंस है स्पीशीज का, एक दूसरे जे समान हो, ईच अदर मतलब रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज कितना है। मान लो ए स्पीशीज जो है 15 है, बी स्पीशीज 20 है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए उसको। उस वाले कम्युनिटी को हम लोग बोलेंगे कि इस वाली कम्युनिटी में इवननेस ज्यादा है। ये बेसिक दो टर्म आपको पता होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। विच, अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विच Which one of the following combination below represent the habitat in decreasing order of diversity? देखिए जितना मुझे समझ आ रहा है इसमें तो डाइवर्सिटी बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज भी ज्यादा होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्पीशीज भी ज्यादा होनी चाहिए यहाँ पे। और जो ऑलमोस्ट वो अबंडेंस भी ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों की मुकाबले, तो ये तो बिल्कुल लास्ट में आएगा, पी वाला तो बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो पी इसमें लास्ट है, इसमें लास्ट है। ठीक है, तो यहाँ थर्ड भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें इवननेस भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें 20 है, 20 20 20, 15 15 15। इसमें इवननेस थोड़ी कम है ना। तो सबसे पहले, और इसमें क्या पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस में है, क्यू में। बढ़ते क्रम में पूछा है ना हम लोगों को। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किसको, सबसे ज्यादा वाले को रखना है, फिर कम वाले को रखना है, फिर कम वाले को रखना है। तो सबसे कम क्या है हमारा, सबसे कम है हमारा पी, हैबिटेट पी जो है, उसमें सबसे कम डाइवर्सिटी मिली है, तो वो लास्ट में आएगा। तो पी हमारा लास्ट में होना चाहिए, तो पी लास्ट में सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में है। और क्यू और आर बच गया हमारे पास। तो क्यू में इवननेस भी ज्यादा है और डाइवर्सिटी भी ज्यादा, मतलब इवननेस भी ज्यादा है उसकी और रिचनेस भी ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्यू सबसे हाइयर वाले में है, हाइयर डाइवर्सिटी, तो क्यू सबसे पहले आएगा। तो यहाँ से हमारा क्यू आर पी, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर आपने बेसिक ब्रायोफाइटा पढ़ी है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बट थोड़ा सा ट्रिकी भी है उसके साथ साथ, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस जो है चूज कर सकते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन है ये। तो लिवर वर्ट, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं बेसिक चीजें यहाँ पे। देखिए, जस्ट वेट अ सेकेंड। एक होता है, मैं बता रही हूँ उसके बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। एक होता है लिवर वॉट्स, एक होता है हॉर्न वॉट, और एक होता है मॉसेस। ये होता है लोअर ब्रायोफाइटा, लोअर ब्रायोफाइटा। और ये है हाइयर ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसमें जो होता है, अब ये लोअर है तो इससे आप दिमाग लगाइए कि इसके पास यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते होंगे, क्योंकि अभी ब्रायोफाइटा स्टार्ट ही हुआ है, मतलब उसकी पैदाइश ही हुई है उसकी। तो अभी तो ऐसा नहीं होगा ना कि सबसे जो एडवांस फीचर है वो पहले आ जाएगा, पहले बेसिक फीचर आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसके पास मल्टी सेलुलर राइजोइड होगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो हॉर्नवॉर्ट्स हैं, हॉर्नवॉर्ट्स मिडल ब्रायोफाइटा है, जिसका जिक्र इस क्वेश्चन में तो नहीं किया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि इसमें जो होता है कि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। और इन दोनों में, मतलब इन तीनों में ही जो डोमिनेंट जो होगा, डोमिनेंट जो होगा वो गैमीटोफाइट होगा, स्पोरोफाइट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग मैच कर लेते हैं एक बार। लिवरवर्ट में यूनिसेलुलर राइजोइड्स, मॉसेस में मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। मॉसेस में स्टोमेटा ऑन द स्पोरोफाइट। ठीक है,
और इन दोनों में ही आएगा डोमिनेंट गैमेटोफाइट। और जो प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड्स है वो किसी भी ब्रायोफाइटा का फीचर ही नहीं है अभी तक, ब्रायोफाइटा का फीचर नहीं है। तो ये आप लोगों के साथ झोल किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट कंफ्यूजन के लिए उन्होंने डाला है थोड़ा, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और आगे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये आज पहली वीडियो है इसकी। ऐसे 2 महीने लगातार सीरीज चलेगी जैसे लास्ट टाइम चली थी, और बहुत स्टूडेंट के कमेंट्स भी आए कि वो बहुत ही हेल्पफुल थी उनके लिए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई भी हुए हैं, तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। एंड अब मैं चाहती हूँ कि अगले बैच में और ज़्यादा स्टूडेंट इस ग्रुप से क्वालिफाई हो। तो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ड्रॉप ए कमेंट, ताकि हम लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएं और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और थोड़ी और मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज।